नमस्कार मित्रों, द विजन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शोभाराम प्रजापत आज आपके बीच एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हम आज मानव रक्त के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मानव रक्त से संबंधित प्रश्न आपके इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस हो या पटवार हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, आप विश्वास रखें, सहयोग बनाए रखें और आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ विशेष ज़रूर आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हम बात करने जा रहे हैं मानव रक्त के बारे में। तो मानव रक्त के बारे में जो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि ये रक्त जो होता है शरीर में कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो रक्त जो होता है शरीर में पाया जाने वाला एक द्रव होता है। ये मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। शरीर में इसकी मात्रा कितनी हुई मित्रों? 5 से 6 लीटर। मित्रों, ये जो होता है रक्त शरीर के वजन के अनुरूप भी होता है, अनुपातिक मान में भी होता है। उसके बारे में बात नहीं पूछी जाती है, केवल 5 से 6 लीटर यहाँ पर औसत मान होता है। प्रकृति के बारे में बात करें तो रक्त की जो प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है और ये होता है 7.4 pH का द्रव। हम बात करेंगे मित्रों, जो रक्त का जो लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है मित्रों? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जिसके ऑक्सीजन के संयोग के संयोग के कारण ये रक्त लाल रंग का हमें दिखाई देता है। मित्रों, बात करते हैं रक्त 2 प्रकार का होता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि उसमें CO2 की मात्रा होती है और यदि O2 की मात्रा रक्त में है तो वो शुद्ध रक्त होगा। मित्रों, बात करेंगे कि जो रक्त होता है, जो इसका विलयन होता है वो बफर विलयन होता है। कैसा विलयन होता है इसका विलयन? बफर विलयन। बफर विलयन का मतलब, बफर विलयन कौन से विलयन होते हैं? ऐसे विलयन जो अपनी pH परिवर्तन का विरोध करें। मतलब इसकी जो pH होती है ये अपनी pH को बनाए रखता है, इसको बदलने नहीं देता है, तो ये बफर विलयन इसलिए कहलाता है। मित्रों, बात करेंगे कि जो रक्त होता है ये एक तरल संयोजी टिश्यू होता है। मतलब ये जो रक्त होता है, रक्त है तरल संयोजी उत्तक होता है। मतलब इसको संयोजी इसलिए कहा गया है कि ये कनेक्टिंग का काम करता है। शरीर में जो प्रत्येक अंग को जोड़ने का जो काम करता है वो ये तरल संयोजी उत्तक भी करता है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक का नाम दिया गया है। हम बात करेंगे मित्रों रक्तदाब की, कि रक्तदाब सामान्य व्यक्ति में, सामान्य रक्तदाब हो कितना माना गया है? 120/80 mmHg। कितना माना गया है? 120 mm/80 mmHg। इसको मापने का एक यंत्र भी बनाया गया है, इसको बोला गया है स्फिग्नोमेनोमीटर। हम मित्रों इसमें आगे बात करेंगे कि रक्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती है, कौन कौन से पदार्थ रक्त में उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन होता है मित्रों, प्रोटीन रक्त में घुलनशील होता है, रक्त में प्रोटीन उपस्थित होता है। ग्लूकोज, वसा, हार्मोन, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। यह रक्त के बारे में बात हुई मित्रों। हम आगे बात करेंगे रक्त के संगठन में 55% प्लाज्मा। कितने परसेंट होता है मित्रों प्लाज्मा? 55% भाग प्लाज्मा का होता है और 45% भाग रक्त कणिकाओं का होता है मित्रों। हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90 से 92%, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल होता है। क्या होता है मित्रों? 90 से 92% जल होता है। इसके आगे बात करें मित्रों प्लाज्मा के बारे में, तो ये हल्का पीला, ये है हल्का पीला चिपचिपा पारदर्शी द्रव होता है मित्रों, पारदर्शी द्रव। इसका जो काम होता है वो काम होता है रक्त को तरल बनाए रखता है, ये तरल बनाना। हम बात करते हैं इसके अलावा जो प्लाज्मा में सेकंड भाग है इसका, ये फर्स्ट भाग है इसका, सेकंड भाग है वो सेकंड भाग इसमें प्रोटीन का होता है। किसका होता है मित्रों? प्रोटीन का। ये होता है 6 से 8%। और प्रोटीन 3 प्रकार की प्रोटीन इसमें शामिल होती है। कितने प्रकार की प्रोटीन शामिल होती है मित्रों इसमें? 3 प्रकार की। पहली प्रोटीन जो है उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। दूसरी प्रोटीन जो है उसका नाम है फाइब्रिन। तीसरी प्रोटीन है उसका नाम है, तीसरी जो प्रोटीन उसमें उपस्थित होती है उसका नाम है एल्बुमिन, एल्बुमिन। हम बात करेंगे मित्रों इनके कार्य के बारे में। इनके कार्य क्या है? तो जो इनका कार्य है एक ग्लोबुलिन का जो कार्य है वो है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। दूसरा जो काम है इसका फाइब्रिन का, सेकंड जो प्रोटीन है उसका, ये होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक। ये जो प्रोटीन होती है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, क्लॉटिंग, स्पंदन करने में रक्त का। तीसरी जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है परासरण दाब को बनाए रखती है, परासरण दाब को बनाए रखती है।
बनाए रखती है। बात करते हैं रक्त में, हमने पढ़ा है कि कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये तो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होते हैं, जबकि ये जो पदार्थ हैं ये पदार्थ अघुलित अवस्था में कणिकाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। रक्त कणिकाएँ जो होती है, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ इसमें शामिल की गई है। कितने प्रकार की रक्त कणिकाएँ? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 हिस्से इसके शामिल किए गए हैं। हम मित्रों इन तीनों हिस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों हिस्सों का कार्य, जीवन का, उनकी प्रकृति, और तीनों रक्त कणिकाएँ आपके सामने हैं स्क्रीन पर। पहली रक्त कणिका आरबीसी का जो लाल रंग होता है मित्रों, वो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और आरबीसी की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है वो रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी का जो अन्य नाम है श्वेताणु, और प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम है बिंबाणु। हम बात करते हैं इसको लाल रक्त को रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और बिंबाणु, ये बात करते हैं मित्रों। हम आगे बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इसी के बारे में बात करेंगे आगे। डब्ल्यूबीसी का जो नाम है वो है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है मित्रों इसका? ल्यूकोसाइट। आगे जो बात करेंगे बिंबाणु की, तो इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। आगे बात कर रहे हैं इनके जीवन काल के बारे में। जीवन काल जो होता है वो क्या है? जीवन काल कितने दिन का इनका औसत जीवन काल बताया गया है। तो इसका जो डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितने दिन होता है मित्रों? 120 दिन। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु का भी जीवन काल है। तो यहाँ पर ये जो बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का, वैसे तो जीवन काल निश्चित नहीं है, लेकिन मानते हैं कि 1 सप्ताह या औसत रूप से 7 दिन, 7 से 10 दिन या 7 दिन। हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के जीवन काल की, तो ये 4 से 5 दिन इनका जो जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है 4 से 5 दिन। कार्य की बात करते हैं इनके, कि कार्य क्या होता है इनका। तो जो आरबीसी का जो कार्य होता है, वो जो पहला कार्य इसका, वो कार्य है गैसों का विनिमय। गैसों में कौन कौन सी आ गई? O2 भी आ गई और CO2 भी आ गई। O2 और CO2 का विनिमय का मतलब आदान प्रदान। अब बात करेंगे इसके अलावा अगली कोशिका रक्त श्वेताणु की। इसका जो कार्य है वो है इम्यूनिटी प्रदान करना, प्रतिरक्षा का कार्य, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। इम्यूनिटी को बनाए रखती है ये। हम बात करेंगे कि जो तीसरा जो है प्लेटलेट्स, इसका जो काम है कणिकाओं का, वो है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का निर्माण करना। रक्त का थक्का ये बनाता है, रक्त का थक्का निर्माण करता है ये। हम बात करने जा रहे थे कि रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की थी, कितने प्रकार हमने पढ़े हैं। विशेष रूप से रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की, हमने तीनों के उपनाम, जीवनकाल और इनका कार्य जान लिया है मित्रों। इसके अलावा यहाँ से कोई प्रश्न आपके नहीं आने वाला। हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में कि इनके क्या क्या फैक्ट्स और भी बताए गए हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। कुछ बातें हम करने जा रहे हैं, उन बातों पर विशेष ध्यान दें। वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो ब्लड से संबंधित, या हम बात कर रहे हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। हम बात करेंगे रक्त का निर्माण कहाँ होता है मित्रों। सीधा सा प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको लिखना है अस्थिमज्जा। क्या लिखना है मित्रों? अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है मित्रों। अब यदि इसके अलावा प्रश्न पूछने का कुछ तरीका अलग हो, तो उसमें हमको उत्तर किस प्रकार लिखना है कि यदि भ्रूण में आपको पूछ लिया जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको लिखना है पलीहा में। कहाँ होता है मित्रों? पलीहा में। यदि बात करें कि वयस्क में पूछ लिया जाए कि वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको लिखना है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। तो वैसे बात करें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उनका भी निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। हम बात करने जा रहे हैं विशेष तथ्य की कि पलीहा को, जो पलीहा होता है, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? यकृत, पलीहा, पिल्ली, तीनों में से
एक ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा आपको। यकृत, प्लीहा और तिल्ली को जो आरबीसी का क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है मित्रों, आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ पर आरबीसी का जो जीवन काल खत्म होता है, जैसे ही जीवन काल खत्म होता है, प्लीहा के अंदर जो आरबीसी सेल्स होती है मृत अवस्था में जाकर स्थायी रूप से वहाँ पर चली जाती है, वहाँ पर उपस्थित होती है। हम बात करेंगे आगे रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक या रक्त स्कंदन का जो कारण है वो क्या कारण है। तो मित्रों बात करें रक्त का स्कंदन, जो रक्त का स्कंदन होता है उसका हम विशेष रूप से आज हम एक फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं कि स्कंदक जो कारक होते हैं वो कारक 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जो स्कंदक कारक होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के कारकों के कारण ही रक्त का स्कंदन संभव है। यदि इनमें से एक भी कारक अनुपस्थित होता है तो स्कंदन नहीं होगा। रोमन संख्याओं में इन कारकों को प्रदर्शित किया जाता है, रोमन संख्याओं में इन कारकों को लिखा जाता है। हम बात करते हैं कि रक्त का स्कंदन करने के लिए कई प्रकार की अन्य कारक भी हैं, जिनमें आता है विटामिन के, विटामिन के, कैल्शियम आयन, इसके अतिरिक्त फाइब्रिन प्रोटीन, इस प्रकार के 13 तत्व या कारक मिलकर रक्त का स्कंदन करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ एक नोट करेंगे कि चोट लगने पर ही रक्त का थक्का बनता है, अतिरिक्त समय में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अतिरिक्त बात करें या विशेष रूप से कि चोट नहीं लगती है तो यह रक्त के जो स्कंदक कारक हैं वो रक्त को जमा देने चाहिए कि रक्त जम जाना चाहिए सेल्स में, लेकिन रक्त जमता नहीं है। कारण क्या है उसका, रक्त में प्रतिस्कंदक होता है, प्रतिस्कंदक कारक भी होते हैं। तो प्रतिस्कंदक जो कारक होते हैं वो होते हैं हिपेरिन के रूप में, या हिपेरिन कहें तो एक पदार्थ होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन नामक पदार्थ रक्त का स्कंदन नहीं होने देता है। हम बात करने जा रहे थे रक्त के महत्वपूर्ण तथ्यों की, रक्त से संबंधित प्रश्नों की, कि किस प्रकार से अन्य बातें भी पूछी जा सकती है रक्त के बारे में। अब रक्त का थक्का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा। फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है जालिका, ये जो जाल होता है ये जाल निर्माण करती है फाइब्रिन प्रोटीन, और इस जाल में जाकर के जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ ये जम जाते हैं, और ये जम जाने के बाद में ये रुक जाता है, और ये रुकता है तब यहाँ पर एक लाल भूरे रंग का एक पदार्थ अपने को दिखता है, वो पदार्थ ही रक्त का थक्का कहलाता है। हम बात करते हैं मित्रों, यदि रक्त का थक्का नहीं जमता है, यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो यहाँ पर एक रोग हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं बनना, थक्का नहीं बनता है, नहीं बनेगा या बनता है तो उसको हीमोफीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है मित्रों, हीमोफीलिया रोग जो है शाही रोग है। कौन सा रोग है, शाही रोग है। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के परिवार में हुआ। उन लोगों के चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता था, चोट लगने के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता था, इस कारण उसको शाही डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करेंगे मित्रों आगे प्लाज्मा के बारे में। थोड़ी सी बात हम पहले कर लें और कि रक्त का स्राव, रक्त का जो स्राव होता है वो कितने समय तक होता है। रक्त का स्राव होता है 2 से 4 मिनट तक, 2 से 4 मिनट तक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि रक्त स्राव हमेशा 2 से 4 मिनट तक होता है, और स्कंदन होने में समय लगता है 3 से 8 मिनट। कितना समय लगता है, 3 से 8 मिनट। रक्त का स्कंदन होने में तो टाइम लगता है 3 से 8 मिनट, और रक्त का स्राव होता है लगभग 2 से 4 मिनट तक। ये कुछ फैक्ट है जो आपके बीच में रखे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा और सीरम की। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा यहाँ पर मित्रों, प्लाज्मा जो है यदि रक्त में से आपके रक्त आरबीसी को निकाल दिया जाए, रक्त में से यदि आरबीसी को निकाल दिया जाए, रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बिंबाणुओं को निकाल दिया जाए तो ये बच जाता है प्लाज्मा। और यदि बात करें प्लाज्मा के अंदर से स्कंदन प्रोटीन को निकाल दिया जाए, स्कंदन प्रोटीन फाइब्रिन वगैरह को निकाल दिया जाए, तो क्या बचता है, सीरम। धन्यवाद मित्रों, ये रक्त से जुड़ी हुई समस्त जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। कंपटीशन एग्जाम में इसके बाहर प्रश्न नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद, आप सभी को जुड़े रहें।